हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब। आप सब लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ में। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत के ऊपर डिफरेंस को लेकर, प्लस थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको ये भी बताऊंगा कि लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत होते क्या हैं एंड ये कंसेप्ट जो है हमारे कंट्री के अंदर आया कहां से है। सो दोस्तों, इस वीडियो पे बने रहें क्योंकि वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है आप लोगों की एग्जाम के अंदर। सो इस वीडियो के एंड तक देखें and don't forget to hit the subscribe button and share this video with all of your friends who are preparing for the entrance exam. So अब चलते हैं हमारे स्ट्रीम की तरफ। तो लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत के बीच में डिफरेंस जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ये जो परमानेंट लोक अदालत और लोक अदालत जो कंसेप्ट है आया कहाँ से है बेसिकली। तो बेसिकली इंडिया के अंदर कंसेप्ट एक लाया गया जिसको कहा जाता है एडिशनल डिस्प्यूट रिड्रेसल। तो ये एडिशनल डिस्प्यूट रिड्रेसल जैसे आपका मीनिंग वर्ड पढ़ के बता रहा है कि एक एडिशनल मेथड है जिससे डिस्प्यूट को सॉल्व करने का तरीका निकाला गया है। तो ये एडिशनल मेथड जो है, इस एडिशनल मेथड को लाने के पीछे का कारण क्या था? इस एडिशनल मेथड को लाने के पीछे का कारण ये था, इंडिया में जो बैकलॉग लगा हुआ है पेंडिंग केसेस का, एक स्टडी के मुताबिक ये पाया गया कि इंडिया में मिलियन ऑफ केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, और अगर एक तरीके से 1000 कोर्ट्स भी अगर ला दी जाएंगी, यानी 1000+ कोर्ट्स भी अगर ले आया जाएगा, तब भी जो इस हिसाब से केसेस न्यू आ रहे हैं या जिस हिसाब से भी ये प्रोसेस चल रहा है, ये कभी भी पूरा फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो कोर्ट्स ने क्या करा कि एडिशनल डिस्प्यूट रिड्रेसल से कंसेप्ट को लेकर आया गया और उसके अंदर को पावर दी गई कोर्ट्स को कि वो कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिन पे उनको लगता है कि सेटलमेंट ड्रॉ करी जा सकती है, उन मैटर्स को रेफर कर सकती है वो एडिशनल डिस्प्यूट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म्स पे। तो जो ये पावर है बेसिकली, ये हमारे सीपीसी के अंदर अगर आप पढ़ेंगे, हमारे सीपीसी के अंदर, तो इट कम्स फ्रॉम सेक्शन 89। सीपीसी के अंदर सेक्शन 89 को आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये पावर दी गई है, जहाँ पे 4 प्रकार के ऐसे एडिशनल डिस्प्यूट रिड्रेसल्स के बारे में बात की गई है, जिधर कोर्ट को अगर लगता है कि एक सेटलमेंट है, यानी पार्टीज सेटलमेंट पर रीच कर सकती हैं, एक सेटलमेंट हो सकती है केस में, तो उन केस को यहाँ पे रेफर करा जा सकता है जो हमारे ये एडिशनल डिस्प्यूट रिड्रेसल है। तो इसके 4 प्लेटफॉर्म्स की बात जो करी गई थी वो करी गई थी 89 के अंदर। तो वो 4 प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बेसिकली, पहला प्लेटफॉर्म है आर्बिट्रेशन, यानी आर्बिट्रेटर को आप किसी को ले लें या फिर कोर्ट को आर्बिट्रेटर डिसाइड करे और ये डिसाइड हो जाए। दूसरा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है मीडिएशन, यानी कोई मीडिएटर आप लोग ढूंढ लें, ठीक है। और तीसरा प्रोसेस जो इसके अंदर था वो था हमारा कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन भी एक पीस मेकिंग प्रोसेस है। ये जितने भी प्रोसेस हैं ये सेटलमेंट वाले हैं, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो चौथा प्रोसेस है वो है जुडिशियल सेटलमेंट, यानी जुडिशियल वे में सेटल। अच्छा, सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? सेटलमेंट का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज किसी एक पॉइंट पर आकर सेटल करने को राजी हो जाती है। तो जुडिशियल सेटलमेंट जो है उसी के अंदर जो कंसेप्ट है वो आया था लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत का। तो ये जो आपको ब्रीफ मैंने दिया है, इसके मेरे पीछे जो रीज़न है वो ये है कि आप लोगों को पता चले कि ये जो कंसेप्ट है ये बेसिकली आया कहाँ से है। तो ये कंसेप्ट एडिशनल डिस्प्यूट रिड्रेसल जो एक प्लेटफॉर्म ढूंढा गया कि इंडिया के अंदर जो केसेस का इतना बैकलॉग था, पेंडिंग केसेस इतने ज़्यादा थे, उनको ख़त्म कैसा करा जाए। तो सीपीसी के अंदर जो है ये अमेंडमेंट लाया गया 1999 के अंदर, और उसके थ्रू सेक्शन 1989 को डाला गया, जिसके अंदर कोर्ट को पावर दी गई कि वो मैटर्स को जहाँ पे लगता है कि ये सेटलमेंट कैन बी रीच, उनको इन 4 प्लेटफॉर्म पे रेफर कर सकती है ऑन बेसिस ऑफ द पार्टीज। अच्छा, इनको रेफर करते समय एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट ये प्लेटफॉर्म्स पे किसी केस को अगर रेफर करना चाहती है तो कोर्ट उसको विदाउट कंसेंट नहीं कर सकती, यानी कोर्ट को जो है वो पार्टीज का कंसेंट लेना ज़रूरी है। जो पार्टीज़ टू द सूट हैं, यानी जो सूट जो लड़ रही हैं उन पार्टीज़ का
कंसेंट लिए बिना कोर्ट इन प्लेटफॉर्म्स पे किसी भी केस को रेफर नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये है जहाँ से हमारा लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत का जो था कंसेप्ट बेसिकली आया। तो अब चलते हैं आगे और पता करते हैं कि परमानेंट लोक अदालत और लोक अदालत को पावर जो है वो कहाँ से मिल रही है। परमानेंट लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत जो है उनको पावर मिलती है लीगल सर्विसेज एक्ट के अंदर से। ठीक है, लीगल सर्विसेज एक्ट बहुत छोटा सा एक एक्ट है जो कि हमारे 30 ऑड, एक तरीके से आप लेके चले तो 30 ऑड सेक्शंस का एक्ट है, और यही वो एक्ट है जिसके अंदर हमारा फ्री लीगल एड की बात भी की जाती है। नालसा की फॉर्मेशन भी इसी एक्ट के अंदर करी गई है। नालसा क्या है, अगर आप लॉ का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको नालसा के बारे में नहीं पता तो दैट इज़ वेरी बैड, यू नीड टू नो अबाउट नालसा। तो नालसा बेसिकली जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी है इंडिया की, जो इस एक्ट के अंदर सेक्शन 3 के अंदर जिसका फॉर्मेशन की बात करी गई है। और यही वो है जहाँ से हमारा फ्री लीगल एड का जो कंसेप्ट है, जो कहते हैं आप लोगों ने सुना होगा द फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, जो हमारे डीपीएसपी के अंदर बोला गया है कि ऐसे लोग जो अपने लिए केसेस नहीं लड़ सकते, उन लोगों को केसेस जो है वो लड़ने के लिए वकील और उन लोगों को मदद करने की जिम्मेवारी सरकार की है। तो वो सारा कंसेप्ट जो है वो नालसा के अंडर आता है, और नालसा की पावर भी लीगल सर्विसेज एक्ट से ही मिलती है, जिस प्रकार से पावर मिलती है लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत को लीगल सर्विसेज एक्ट से। तो आप इसको थोड़ा सा रेफर कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस विल हेल्प यू फर्दर। ठीक है, तो अब आइए हम लोग चलते हैं आगे। हमारे जो मेन टॉपिक है कि इनके बीच में डिफरेंस, बेसिकली लोक अदालत परमानेंट लोक अदालत के बीच में डिफरेंस क्या है उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो जो इनका मेन डिफरेंस है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में बेसिकली जो है वो डिसाइड करेंगे। तो पहला पार्ट तो जो है हम उसका ज्यूरिडिक्शन का ही ले लेते हैं, जो इनका मेजर डिफरेंस जो आपको दिखेगा। जो ज्यूरिडिक्शन है हमारे लोक अदालत की, जो ज्यूरिडिक्शन है अगर आप देखेंगे तो लोक अदालत की ज्यूरिडिक्शन है कोई भी केसेस, एनी केसेस जो कि कोर्ट के आगे पेंडिंग हो, पेंडिंग इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, या फिर जो प्री लिटिगेशन फेज में हो, यानी आपका अभी कोर्ट में जाने हैं, गए नहीं हैं, प्री लिटिगेशन फेज में हैं। ठीक है, कि मतलब आपको वार्निंग नोटिस दे दिया गया कि अगर आप इस पे एक्शन करेंगे नहीं तो फिर आपको हम कोर्ट में बुला लेंगे, जैसे कि हमारे चलान्स होते हैं, तो प्री लिटिगेशन फेज में है। ठीक है, तो ये 2 केसेस जो हैं इनको लोक अदालत में रेफर किया जा सकता है। सिर्फ 2 शर्तें इसके अंदर मेनली होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये कंपाउंडेबल होने चाहिए, और आपको पता होगा कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। जो ऑफेंसेस आपके कोर्ट के बाहर सेटल हो सकते हैं उन्हें कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहते हैं। और जो सेकंड है कि जब फैमिली मैटर्स की बात हो रही हो तो डाइवोर्स का केस नहीं होना चाहिए। तो डाइवोर्स का केस जो है वो लोक अदालत में नहीं होता। ये आपको मैंने क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया है कि क्वेश्चन आ सकता है कि क्या डाइवोर्स का केस किसी लोक अदालत में रेफर किया जा सकता है? नहीं, डाइवोर्स का केस जो है वो लोक अदालत में रेफर कभी भी नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये 2 टाइप ऑफ केसेस की जुडिक्शन जो है आपकी लोक अदालत के पास होती है। बट परमानेंट लोक अदालत जो है उसके पास ऐसा नहीं है। वहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक केसेस जो है वो लिए जाते हैं, और वो केसेस जो हैं वो रेफर जो केसेस वो हैं वो होते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के। सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए ही जो है लोक अदालत, जो परमानेंट लोक अदालत है उसका गठन किया गया है। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में कैसे कौन कौन से केसेस कौन कौन से हमारे वो आ गए, जैसे कि आपके पावर का कोई मतलब बिजली का कोई मैटर है। ठीक है, आपका वाटर का कोई मैटर है, आपका पोस्टल सर्विसेज का कोई मैटर है, आपका कोई भी इंश्योरेंस का मैटर है, हाउसिंग का मैटर है। ये मैटर आपका कोई भी इनमें से है कि आप उसको यहाँ पे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो रियल एस्टेट का मैटर भी इसके अंदर आप ले जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का मैटर है वो ले जा सकते हैं। तो ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो है इनके मैटर्स को आप जो है वो परमानेंट लोक अदालत के अंदर ले जा सकते हैं। जबकि आप लोग जो 2 टाइप ऑफ केसेस, यानी जो लोक अदालत है उसका जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी वाइड है, और जो लोक अदालत जो है उसका स्पेक्ट्रम जो है वो काफ़ी वाइड है। जबकि जो परमानेंट लोक अदालत है उसका स्पेक्ट्रम नैरो रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को लेकर के। तो सबसे पहले तो ज्यूडिक्शन के अंदर ही डिफरेंस है मेन, जो आपको यहाँ पे मैंने
बताया। अब अगला जो इसका वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस जो इसके अंदर आ जाते हैं, जो एक तो हमने जुडिक्शन के ऊपर बात कर लिया कि जुडिक्शन क्या है, तो दूसरा जो इसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं वो बात हो सकती है, वी कैन टॉक अबाउट दी सेटलमेंट। जो सेटलमेंट की बात है वो हम लोग इसके अंदर ले सकते हैं कि जो इसके अंदर केसेस हैं उनको सेटल कैसे किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप लोग जाएं हमारे परमानेंट लोक अदालत के अंदर, तो सॉरी पहले लोक अदालत की बात कर लेते हैं। तो लोक अदालत के अंदर बेसिकली जो भी केसेस है वो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जब हम लोग एडिशनल डिस्प्यूट रिडर्सल्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बात करी जाती है सेटलमेंट की। सेटलमेंट तभी होती है जब दोनों ही पार्टीज राजी हों, ठीक है। जरूर ये जुडिशियल सेटलमेंट है, इसके अंदर कोर्ट का जुडिशियल वर्ड जुड़ गया है, मगर इसका ऑर्डर तब तक नहीं दिया जाता जब तक दोनों पार्टियां इस पर राजी ना हो। तो लोक अदालत के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कहूँ तो अनटिल अनलेस दोनों पार्टीज का कंसेंट नहीं होता, कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज रिक्वायर्ड, दोनों पार्टीज का कंसेंट रिक्वायर्ड है, बोथ कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज रिक्वायर्ड फॉर अवॉर्ड, यानी दोनों पार्टीज जब तक राजी नहीं होती आप कोई भी उसके अंदर अवार्ड नहीं दे सकते। तो ये जो लोक अदालत की जो एक तरीके से वो सेटलमेंट की जुडिक्शन है वो बड़ी ही माइल्ड सी है। वहीं पे जब हम बात करते हैं परमानेंट लोक अदालत की, तो परमानेंट लोक अदालत में के अंदर क्या होता है कि परमानेंट लोक अदालत के अंदर प्रेफरेंस हमेशा कंसेंट को ही दी जाती है कि कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज कैन बी ड्रॉन। कि भैया सपोजिटली जैसे सपोजिटली मैं मान लेता हूँ आपका बिल है बिजली का जो कि 50,000 के करीब आया हुआ है और कंपनी वाले 50,000 आपसे मांग रहे हैं कि भैया हमको 50,000 रुपये चाहिए, मगर जो आप हैं वो 50,000 देने को तैयार नहीं है। तो कोई इसमें सेटलमेंट हो ही नहीं पा रहा है, सेटलमेंट एकदम हिंडर हो रखा है क्योंकि आप मान नहीं रहे हैं और कंपनी वाले भी नहीं मान रहे हैं, रिजिड हो रखे हैं। तो इसलिए कि ये चीज़ें प्रोलॉन्ग ना हो, परमानेंट लोक अदालत को जो है वो एक्स्ट्रा पावर दी गई है कि अगर पार्टीज का कंसेंट, कोशिश तो वही करनी है, बट अगर कंसेंट ना रीच हो तो परमानेंट लोक अदालत अवार्ड भी दे सकती है विदाउट कंसेंट। एक जिसको भी वो फील करती है कि अवार्ड जिसके फेवर में देना है विदाउट कंसेंट दे सकती है। यानी 50,000 का बिल है तो कोर्ट कहेगी भैया 30,000 रुपये आप BSCS को दे दो। BSCS वाले 30,000 देने को राजी नहीं थे, मान लेने 50,000 लेने को कह रहे थे, 30,000 के लिए राजी नहीं थे, बट क्योंकि कंसेंट नहीं रीच हुआ तो परमानेंट लोक अदालत जो है अवार्ड दे सकती है विदाउट कंसेंट और आप 30,000 दे देंगे और वो जो है बाइंडिंग होगा। जो हमारा नेक्स्ट जो चीज़ है, जो डिफरेंस है उसके ऊपर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो वो है डिफरेंस है वो अपील के ऊपर है कि अपील जो है इसके अंदर वैसे तो जो दोनों ही लोक अदालत का सबसे बड़ा कंसेप्ट ही यही है, चाहे लोक अदालत हो या परमानेंट लोक अदालत हो, कि इनकी जो अपील्स हैं वो नहीं होती कहीं पे भी। परमानेंट लोक अदालत के जो है वो ऑर्डर फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है और इनकी अपील किसी कोर्ट में लाई नहीं करती। मगर जो हमारा लोक अदालत है इसके अंदर अगर पार्टी किसी ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो फ्रेश सूट फाइल कर सकती है, यानी नया केस फाइल कर सकती है उस मैटर को लेके अंडर द राइट टू लिटिगेशन। राइट टू लिटिगेशन के अंदर वो नया सूट जो है वो फाइल कर सकती है, एकदम फ्रेश सूट, ठीक है, इफ दे आर नॉट हैप्पी इन। बट परमानेंट लोक अदालत के अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा, नो कंसेप्ट ऑफ सच। एक बार ऑर्डर दे दिया है then that is final, no fresh suit regarding to that thing can be filed in any court। परमानेंट लोक अदालत की जो अपील है वो बिल्कुल नहीं हो सकती, उसका ऑर्डर बिल्कुल फाइनल है। लोक अदालत की अपील भी नहीं हो सकती है, बट कई बार लोग बचने के लिए एक फ्रेश सूट फाइल कर देते हैं अंडर देयर राइट टू लिटिगेशन। तो ये जो बेसिकली मेजर डिफरेंसेस हैं लोक अदालत परमानेंट लोक अदालत में, जिसमें कि सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ज्यूरिडिक्शन का ही है, जो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है कि यहाँ पे जुडिक्शन जो उसकी है आपका लोक अदालत की, दैट इज विद दी केसेस पेंडिंग एंड ऑल दोस थिंग। एंड परमानेंट लोक अदालत की जुडिक्शन जो है वो आपकी एक तरीके से पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज तक के लिए ही है। बाकी एज द नेम सजेस्ट
वन लोक अदालत इज़ परमानेंट एंड अदर इज़ टेम्परेरी। जो लोक अदालत है उसकी सिटिंग डिसाइड करी जाती है, लोक अदालत की सिटिंग जो है वो डिसाइड करी जाती है बाय दी अथॉरिटीज़ कि कब वो होगी। जबकि क्या कहते हैं, आपका जो हमारा परमानेंट लोक अदालत है उसकी सिटिंग जो है वो डेली कोर्ट बेसिस पे चलती है, डेली बेसिस पे उसकी सिटिंग चलती है। ये जो लोक अदालत है ये बेसिकली जैसे कि सपोजिटली 3 महीने के गैप में एक वो माना जाता है कि 3 मंथ्स के अंदर इसको क्वार्टरली बेसिस पे करा जाता है नेशनल लोक अदालत को। तो ये वो 3 महीने के अंदर होती है। जैसे अभी रिसेंटली नेशनल लोक अदालत हुई है दिल्ली में, और से नेशनल लोक अदालत हुई है तो वो हर जगह हुई है इंडिया के अंदर, मगर जो परमानेंट लोक अदालत उसकी जो सिटिंग है दैट इज़ डेली। प्लस अगर हम लोग एक डिफरेंस की तरफ और जाना चाहें तो जो इनकी जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंस है। लोक अदालत के अंदर जो फॉर्मेशन है वो आपकी जो इसके जज है, जो मतलब इसका डिसाइडिंग अथॉरिटी है, प्रिसाइडिंग अथॉरिटी है, दैट शुड बी अ जुडिशियल ऑफिसर प्लस 2 पीपल। अब जो ये 2 पीपल हैं इनकी जो सिलेक्शन है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन दी स्टेट एंड यूनियन विद रिस्पेक्ट टू, अगर नेशनल लोक अदालत है तो यूनियन करेगी, और अगर स्टेट की लोक अदालत है तो स्टेट करेगी। एंड दैट जुडिशियल ऑफिसर कैन बी सर्विंग एंड रिटायर्ड एज वेल, सर्विंग और रिटायर्ड। तो जुडिशियल ऑफिसर आपका यहाँ पे होता है लोक अदालत में। वहीं पे जब हम बात कर रहे हैं परमानेंट लोक अदालत की, तो परमानेंट लोक अदालत के अंदर जो चेयरमैन होता है वो चेयरमैन बेसिकली, परमानेंट लोक अदालत के जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन बेसिकली जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आप कह सकते हैं, वो होना चाहिए। एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिटायर्ड और सर्विंग, ठीक है। और इसके अंदर जो 2 बंदे इसके अंदर हैं, दैट 2 people नीड टू बी पीपल फ्रॉम द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जिसका केस आपका जो अदालत है, जिसकी परमानेंट लोक अदालत है। यानी अगर आपका एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का मैटर है तो दैट पर्सन, दीज पीपल शुड बी फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। इफ इट्स मैटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन दीज 2 people शुड बी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसमें आप जुडिशियल ऑफिसर, जैसे ऊपर था, अगर इसमें आप जुडिशियल ऑफिसर ले रहे हैं then that judicial officer should be bigger than his judicial officer should be bigger than the district judge or additional district judge। तो ये फॉर्मेशन के ऊपर भी आप इसको एक तरीके से कहूँ तो फॉर्मेशन के बेसिस पे भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो गेट द डिफरेंस ऑन बेसिस ऑफ द you can say the sitting which is permanent and temporary, but the main thing is the jurisdiction, which is the lok adalat. When we are talking about the lok adalat, then that lok adalat have a wider jurisdiction under which they are talking about the all the cases which is pending before the court or the pre-litigation cases. But when we're talking about the permanent lok adalat, then that is a narrow one, as in that case we're just talking about the public utility service. So this is basically the difference between the permanent lok adalat and lok adalat, which in a very brief basis I have told you guys, and I hope कि आप लोगों को इसमें समझ आया हो कि डिफरेंस क्या है।